it is observed that it is observed that two particles each of mass, two particles each of mass m are moving around a circle of radius r, around a circle of रेडियस r, रेडियस r के सर्किल में ये दो मास है, ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ये दोनों जो है घूम रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके पास क्या है कि दो पार्टिकल है जिस दोनों का मास क्या है, m है, और ये जो है एक सर्कुलर पाथ है जिसके अराउंड ये रेडियस r है, इसमें ये घूम रहे हैं। तो यहाँ पे एक सर्किल बना देते हैं, ये है सर्किल आपका, और इस सर्किल में ये दोनों पार्टिकल जो है जिसका मास m है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। मान लीजिए ये अभी इस पोजीशन पे एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये ऐसे जा रहा है, इसका इस समय वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। दूसरा पार्टिकल मान लिया, सपोज करें कि अभी यहाँ पे है, और इसका भी वेलोसिटी जो है ये v ही है, दोनों का वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये v होगा, और इसका जो है ये रेडियस जो है ये r दिया हुआ है, ये m है एंड ये m है। ये अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये एक सर्किल है जिसका रेडियस r है, इसमें ये रोटेट कर रहा है। तो अब पूछा ये जा रहा है कि आप बता दीजिए कि इस v का वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी v, इस v का वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v। थोड़ा देर आप सोच के बताइए क्या होगा। यहाँ पे आप जो फोर्स लिखेंगे वो फोर्स आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको F कहा जाता है, विच विल बी इक्वल टू G m इंटू m डिवाइडेड बाई r के जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इस दोनों के बीच क्या है, 2r है ना, r नहीं है, 2r हो जाएगा ना। इसके बीच दोनों मास के बीच डिस्टेंस क्या है, 2r है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना फोर्स लगेगा एक दूसरे पार्टिकल के बीच जो रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस r है। तो यही फोर्स से क्या करेगा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे चल रहा है। तो जब ये फोर्स इतना लग रहा है, अब इस पे यही फोर्स कौन सा, क्योंकि इसको जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और यही फोर्स जो है, जो जिसका डायरेक्शन ऐसे है, और इस मास पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ऐसे है, तो यही फोर्स आपको क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल टू हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, mv स्क्वायर बाई आर हो गया। अब इससे क्या v का वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए, अब आप सॉल्व कर लीजिए इससे। तो ये एक m से m कैंसिल हो गया, और यहां से
जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल टू जी एम बाई 4r स्क्वायर। तो यहां से एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स v विल बी इक्वल टू जी एम बाई 4r का रूट अंडर, यानी इस वेलोसिटी से ये इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा। ओके, तो दो पार्टिकल है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें तीन पार्टिकल हो सकता है, तीन पार्टिकल है, वो भी सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है। तो उसके लिए भी ध्यान से समझिएगा, उसके लिए भी कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो पार्टिकल का था। अब तीसरा तीन पार्टिकल वाला हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह क्या रहा है, एक और प्रॉब्लम है इसमें। ये आपको कह रहा है थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास, थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, तीनों का मास m है। जैसे पहले वाले में दो था, दोनों का मास m है। रोटेट्स इन अ सर्किल, रोटेट्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, r के रेडियस में ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब समझिए क्वेश्चन को। आपके पास क्या है, थ्री पार्टिकल है, ईच ऑफ मास m है। ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में जो है कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है। एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा। ये एंगुलर स्पीड से ये तीनों जो है ऐसे रोटेट कर रहा है। ये भी उसी स्पीड से, ये भी ओमेगा से, एंड ये भी ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये आपस में एक दूसरे के जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का, जैसे इसको ये खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, सब एक दूसरे को आपस में फोर्स लगा रहे हैं। तो उस फोर्स के वजह से ये क्या है कि ये जो है सर्कुलर पाथ में इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। इफ एट एनी इंस्टेंट द पॉइंट आर ऑन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी समय देखा गया कि ये तीनों क्या है, वर्टेक्स पे आ गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ये बैठे हुए हैं तीनों मास। मतलब कभी इधर भी हो सकता है, कभी इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस इंस्टेंट पे बात हो रही है, these particles are on the vertex of an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, जिसका साइड क्या है, एल दे रखा है, ये एल इसका साइड है। अब हमें पूछ रहा है कि इस ओमेगा का वैल्यू बता दीजिए कि किस स्पीड से ये रोटेट कर रहा होगा, ये आपको निकालना है। ओके, तो अभी भी हमको पहले वाला जो क्वेश्चन हम बनाए हैं अभी जैसा, बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा सा सोचने का इसमें ये बात है कि जब ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमेगा इस तरीके से, तो इसको एक सेंटर के तरफ एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वही फोर्स आपको क्या फोर्स देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये सेंटर के तरफ एक फोर्स चाहिए ही चाहिए, तभी ये पार्टिकल जो है इसके तरफ जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस पे, तभी ये सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल मूव करेगा, वरना नहीं मूव करेगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा कि सेंटर के तरफ कितना फोर्स लग रहा है। मान लीजिए अभी यही वाला कंडीशन अगर है, सपोज यही कंडीशन अगर हमारे पास अभी है, तो इस हम मान लेते हैं कि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, एंड ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो इन दोनों के वजह से इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंटर के तरफ कितना लग रहा होगा, सेंटर के तरफ, इसके तरफ। तो ये एंगल देखो, ये आपको ये एंगल कितना मिलेगा, ये एंगल विल बी 30 डिग्री। ये एंगल भी आपको क्या होगा, 30 डिग्री होगा, होगा ना, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये भी एंगल 60, ये भी 60 और ये भी 60 होगा। तो ये सेंटर के तरफ ये जो लाइन जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वाला जो मास है इस पे जो फोर्स लगाएगा इट विल बी F1 इधर डायरेक्शन में, और ये वाला जो मास है इस पे फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन मान लीजिए इधर ऐसे है F2, ये F2 है, जो कि ये वाला मास इसको ऐसे अट्रैक्ट करके अपने तरफ खींच रहा है।
तो यहां पे हम जब देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पे हम देखेंगे F1 जो होगा आपका, वो फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स GM बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, L है, तो ये फोर्स F1 विल बी इक्वल टू GM बाई एल स्क्वायर। उसी तरह से आप F2 लिख सकते हैं, F2 विल बी इक्वल टू ये वाला फोर्स जो है, इसके भी मास दोनों का सेम है GM, और डिस्टेंस कितना है इसके बीच, L है, तो एल स्क्वायर। ओके, अब दोनों इक्वल हो गया ना फोर्स, F1 एंड F2 बोथ आर सेम, तो आप इसको कह सकते हैं F1 इक्वल टू F2, दस F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू मान लो F है, हो गया, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। अब इसका हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, और दोनों फोर्स जब इक्वल होता है तो इसका रिजल्टेंट इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ गुजरता है, ये हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर दो फोर्स ऐसा हो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो, ये भी मान लो F है, ये भी मान लो F है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट इसको बाइसेक्ट करता हुआ गुजरेगा, यानी यहाँ का एंगल θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। उसी तरह से हमने ये लिख दिया, ये टोटल एंगल 60 था, तो ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट इधर से गुजरेगा, बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा। अब देखो, इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि रिजल्टेंट का कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो F विल बी, ये रिजल्टेंट फोर्स FR विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 60, दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल है, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। एक रूल ये है, F1 का वैल्यू डाल दीजिए, F2 का वैल्यू डाल दीजिए, इससे भी निकलेगा, वही आएगा। लेकिन एक सिंपल वे हम इसको सोच रहे हैं कि इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि थोड़ा सिंपल सोचा जाए। तो सिंपल कैसे सोचेंगे, देखिए सिंपल सोचने का क्या मेथड है, यहाँ पे ये F1 है, तो इस F1 का एक कंपोनेंट इधर ब्रेक कर देते हैं, इसको यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ इसको यहाँ पे लिखा देते हैं, F1 का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा F1 या F cos 30 लिख दो। F1 एंड F2 दोनों सेम है, F के इक्वल है, तो इसीलिए इसका एक कंपोनेंट F cos 30 इधर लिख दिया, और एक कंपोनेंट इसी का, इसके जो है 90 डिग्री पे जब हम खींचेंगे, एक और कंपोनेंट इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसका जो है कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट cos होगा, और उसी तरह से इस F2 का एक कंपोनेंट अगर हम इधर ब्रेक करें, इस लाइन को इधर दिखाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा F cos 30। तो ये दोनों क्या है, एक ही लाइन में जा रहा है ना इधर, तो इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये रिजल्टेंट सिंपली हो जाएगा 2F cos 30 डिग्री। एक दूसरा कंपोनेंट इसका निकलेगा ऐसे 90 डिग्री पे, और इसका भी एक निकलेगा ऐसे 90 डिग्री पे, इस लाइन से ये 90 डिग्री पे एक कंपोनेंट ऐसे, और इसका एक कंपोनेंट ऐसे F sin 30 और F sin 30, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको सिंपली बचेगा कितना, F cos 30 प्लस F cos 30, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 2F cos 30 हो गया। इसको भी तोड़ के अगर निकालेंगे तो ये भी यही आएगा, करके चेक कर लेना, 2F cos 30। अब यही वाला फोर्स किधर एक्ट करेगा, सेंटर के तरफ एक्ट करेगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स देगा आपको, सेंटर के तरफ एक्ट करके, दैट विल गिव अस सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई r होता है, और v क्या होता है, ओमेगा इंटू r भी होता है, ये सब हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं, v इक्वल टू ओमेगा r, ये डिवाइडेड बाई r हो गया। तो अब यहां से यही ओमेगा तो कह रहा था निकालने के लिए, तो हम इसको लिखेंगे 2F cos 30 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, एक r से ये r कैंसिल हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू एफ का वैल्यू था GM डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, GM इंटू एम बाई एल स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, तो m से m कट गया। अब यहां से देखो ओमेगा का वैल्यू आप निकाल लो यहां से, जो आएगा, अच्छा cos 30 भी तो है,
cos 30 अभी नहीं लिखा, cos 30। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, उसको आप डाल लीजिए और उसके बाद जो है कि ये वैल्यू सॉल्व करके देख लीजिए कितना आता है, निकल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू जी इंटू एम इंटू cos 30 √3/2, ये √3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो √3 डिवाइडेड बाई इसको लिख देंगे 2 इक्वल टू डिवाइडेड बाई ये भी एल स्क्वायर भी है अभी यहाँ पे, तो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया। तो इसको जो है अब इसमें से आर का वैल्यू अगर आप चाहें एलिमिनेट करना तो हम निकाल सकते हैं, आर रेडियस दे नहीं रखा है, तो आर का वैल्यू आपको यहाँ से उस डायग्राम से निकालना पड़ेगा। यहाँ से पहले इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 2 से 2 कट गया और ये आर यहाँ भेजना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एम इंटू √3 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू आर हो गया। अब यहां से आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि आर नहीं दिया हुआ है, आर रेडियस में नहीं घूम रहा है, ये नहीं दे रखा है। तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से हम आपको समझाते हैं। यही रेडियस है आर। अब यहां से अगर एक ट्रायंगल बना लिया जाए इसको ऐसे, ये लाइन देखिए, तो उसको हम यहाँ अलग से खींचते हैं, ये रेडियस हो गया, यहाँ ये डायरेक्शन हो गया, यहाँ जो है ऐसे हो गया, ये है आर, ये है एंगल 30 डिग्री और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस देखिए, ये है आपका l/2। ये लेंथ यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो है ये है l/2, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा ना, यहां से निकलेगा। अब ये l/2 है, तो अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा इस r का वैल्यू क्या होगा, r। तो यहां से अगर हम इस फॉर्मूला में अगर हम cos 30 लिख दें, तो cos 30 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज l/2 and hypotenuse is r, so r will be equal to l/2 cos 30। ये r का वैल्यू हो जाएगा, रेडियस जो होगा जिस पाथ में घूमेगा, हो सकता है कि आपको रेडियस भी कहता निकालने के लिए, तो ये रेडियस का वैल्यू हो गया r इक्वल टू l/2 cos 30। अब यहाँ पे इसको डाल देते हैं रेडियस के जगह पर, तो इसको हम इधर लिखते हैं यहाँ से। तो आवर ओमेगा स्क्वायर will be equal to gm √3 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और ये हमारा r आया है, यही है r ना, l/2 cos 30, l/2 cos 30। cos 30 क्या होता है, √3/2, तो ये √3/2 भी यहाँ डाल देते हैं, cos 30 आपका हो जाएगा √3/2। तो इनटू हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है क्या कहते हैं इसको हम, इसका वैल्यू जो है ये निकल जाएगा आपका, ओमेगा विल बी इक्वल टू जी एम 4gm डिवाइडेड बाई l का पावर 3 का √अंडर हो जाएगा। यही निकलेगा एंगुलर स्पीड इसका। इस एंगुलर स्पीड से ये पार्टिकल क्या है, जिस समय ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उस समय ये मूव कर रहा होगा। यदि ऐसा आपका प्लेनेट है, कह रहा है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके सरफेस पे निकालना है, whose mass is double of the earth, जिसका मास अर्थ के मास का डबल है, एंड रेडियस जो है अर्थ के रेडियस का हाफ है। यानी ये ऐसी बात है कि आपका जो प्लेनेट है, ये मान लीजिए अर्थ है, और ये मान लीजिए जहां निकालना है इसका रेडियस जो है हाफ है, यानी ये इस तरह है, ये अर्थ का रेडियस अगर ये r है तो इसका रेडियस r/2 है, यहां से आकर कैसा दे रखा है r/2 है, और इसका जो अर्थ का जो मास है
ये अर्थ का मास हमारा मान लीजिए m है, तो इस प्लेनेट का मास 2m हो जाता है। रेडियस तो हाफ हो जाता है, बट मास जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। समझ रहे हैं? तो अब आपको पूछ रहा है कि इस प्लेनेट पे एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल यानी कि जी का वैल्यू क्या होगा इस प्लेनेट पे, बता दीजिए। यहाँ पे यहाँ का वैल्यू अगर जी नॉट है तो यहाँ जी क्या होगा? देखो ये तो यही रहेगा ना आपका जी एम बाई, ये तो ठीक है। अब जब यहाँ पे आएंगे तो जी का वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ के लिए भी वही करेंगे ना, जी। अब मास इसका क्या हो गया, 2m हो गया। रेडियस क्या हो गया, r/2 हो गया, इसका स्क्वायर रहेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये r²/4, और ऊपर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 8gm/r² हो गया, यानी कि ये g का वैल्यू हो गया। अब इस दोनों को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, g/g0। तो g डिवाइडेड बाई g0 विल बी इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा g8gm/r² रहा ये वाला वैल्यू, g का वैल्यू। और ये g0 का वैल्यू है ये gm/r²। r² से r², इससे ये, तो ये इसका मतलब हुआ जब उस प्लेनेट पे जाएंगे तो यहाँ के g का 8 टाइम्स जो है ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा g0 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो गया। अगर यहाँ 9.8 अर्थ पे लेते हैं तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 64, 8 9 72, अच्छे 78, 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा अगर इस प्लेनेट पे पहुंच गए थे। यानी कि वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा अगर उसका मास जो है अर्थ के मास का डबल हो। तो अगर आप मास बढ़ाते चले जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि जब मास डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेंसिटी बहुत बढ़ने से ये आपका क्या हो जाएगा कि मास बहुत ज्यादा होगा तो जी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है ना कि वहां पे मास डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहां तक कि उससे क्या है, लाइट भी पास नहीं कर सकता है। रीजन ये है कि जैसे ये जी का वैल्यू बढ़ने लगेगा तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ कुछ भी जाएगा तो वहां से वो निकल नहीं सकता है, वो अगर जी का वैल्यू बढ़ने लगेगा तो जी वह बहुत ज्यादा होगा तो वो जो क्या होगा कि ये इसको जो है ये इसके अंदर जो है लाइट भी पास नहीं करेगा अगर वो केस हो जाए आपका